Hello everyone. I hope you all are doing well. So आज की क्लास में हम क्लास 11th के यूनिट 3 चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नेम इज़ बायोमोलिक्यूल्स. तो हम बायोमोलिक्यूल्स जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, क्या उन सब का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो उनके सेल्स हैं, क्या वो एक ही तरीके के हैं, जो सेल का कॉम्पोजिशन है वो एक जैसा है या नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. देन वी विल स्टडी अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. So we know that there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. When we see around ourselves, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे living organisms हैं, plants हैं, animals हैं, fungus, bacteria and all those things. ये जो है बहुत ज़्यादा diversity है हमारे biosphere में. So there is a wide diversity of living organisms in our biosphere. तो हम देखते हैं कि अब हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर दे मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? क्या ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम केमिकल्स से बने हुए हैं? आर दे मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम हैं? तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है उनके सेल्स का वो क्या है. सो अभी हम डिस्कस करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स. जो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्या उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, कौन कौन सी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, क्या वो सब सेम है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या नहीं. तो इसके लिए हमें एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा. तो जब हमने एनालाइज किया एनालिसिस ऑफ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सपोज हमने एक प्लांट टिश्यू लिया, वी टुक एन एनिमल टिश्यू, फॉर एग्जांपल लिवर सेल, लिवर टिश्यू ले लिया. प्लांट से हमने क्लोरोफिल या फिर कोई भी ऐसा जो है प्लांट टिश्यू हमने लिया, फ्लोएम, जाइलम, इस तरह के जो सेल्स हैं वो हमने लिए. और माइक्रोबियल मास को जब हमने लिया और जिसको हमने एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो व्हेन वी एनालाइज्ड अ प्लांट टिश्यू, एन एनिमल टिश्यू एंड अ माइक्रोबियल मास, तो उसकी एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इस तरीके के जो एनालिसिस है इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस. एलिमेंटल एनालिसिस. जब हम कंपेयर करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो अर्थ क्रस्ट हैं, ठीक है, इफ़ वी अगर हम जो सेम एनालिसिस जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर परफॉर्म किया, अगर हम सेम एनालिसिस एक वी परफॉर्म द सेम एनालिसिस ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट जो कि एक नॉन लिविंग मैटर हो जाएगा, तो ये हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कर लिया. अगर हम सेम एलिमेंटल एनालिसिस नॉन लिविंग मैटर पे करते हैं, नॉन लिविंग मैटर, फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट, एक हमने पीस लिया अर्थ क्रस्ट का, तो अगर हम सेम एलिमेंटल एनालिसिस अर्थ की क्रस्ट के जो छोटा सा पीस है उसके ऊपर करते हैं, देन वी गेट टू नो कि जितने भी एलिमेंट्स जो हैं जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट थे वही अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका जो अबंडेंस है वो डिफरेंट हो सकता है. लेकिन जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट.
तो जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया एक लिविंग टिश्यू पे और अर्थ क्रस्ट पे, तो हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं और जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो वही हैं, लेकिन उनकी जो अबंडेंस है कि कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, वो वेरी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग मैटर में, जैसे कि अर्थ क्रस्ट। जैसे कि हमने देखा कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो ज़्यादा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कार्बन और हाइड्रोजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसका जो अबंडेंस है वो ज़्यादा होता है। इस टेबल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग मैटर। एग्जाम्पल हमने लिया था अर्थ क्रस्ट एंड देन द लिविंग मैटर, जो कि ह्यूमन बॉडी का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखा था, मेनली जो है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है इट इज़ 0.14 एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज़ 0.5% of the human body. Weight of the human body 0.5%. कार्बन इज 18.5, यहाँ पे कार्बन है 0.03। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाने वाला एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट एज वेल एज इन ह्यूमन बॉडी, 46.6% एंड 65.0%। नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट वेरी लिटिल है, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सब आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो मेजर है यहाँ से आपको सिलिकॉन देखना है। सिलिकॉन जो अर्थ क्रस्ट में है इट इज़ 27.7%, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज़ नेग्लिजिबल, मीन्स इट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि जो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो अबंडेंस में प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर आपको बात करनी हो तो फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, फॉलोड बाय कार्बन। ऑक्सीजन इज़ हाईएस्ट अमाउंट में है, फॉलोड बाय कार्बन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास है कैल्शियम, then we have sulfur and then we have sodium। तो इस तरीके से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने की, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड सल्फर। ये मेजर 6 हैं जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि जो सिलिकॉन है इट इज़ एब्सेंट और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन अर्थ क्रस्ट में जो इसका अबंडेंस है इट इज़ अबाउट 27.7%, विच इज़ वे हायर। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है, सबसे पहले है ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव हाइड्रोजन। इस तरीके से हैं। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 97 to 99% ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 97 से लेकर 99% तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ये मेजर 4 एलिमेंट्स ही हैं। इसके अलावा सल्फ़र है और कैल्शियम जो है वो 5th और 6th नंबर पे आते हैं। तो बेसिकली आप 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि कौन से ज़्यादा हैं। जब हम ड्राई मैटर की बात करते हैं, ड्राई मैटर क्या होता है, एक होता है वेट वेट, एक होता है ड्राई वेट। वेट वेट जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और जब हम उसको वेट करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वेट वेट। जब हम उस टिश्यू को डिहाइड्रेट कर देते हैं, उस टिश्यू में से जितना भी वाटर है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसके वेट को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट या फिर ड्राई मैटर। तो जो है कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द ड्राई मैटर इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो हमें बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो दे विल टेल अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
केमिकल एनालिसिस हमें बताएगा अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम केमिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? जो भी हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे कि हमने एक वेजिटेबल ले लिया या फिर एक पीस ऑफ लिवर टिश्यू ले लिया, तो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू, वी टेक अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू कुड बी अ वेजिटेबल, अ फ्रूट, या फिर हम अगर लिवर टिश्यू ले लेते हैं तो वो लिवर टिश्यू फ्रॉम माउस से हम जो लिवर है वो ले सकते हैं। तो उस टिश्यू को हम ग्राइंड करेंगे ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में। उस टिश्यू को हमने ग्राइंड करना है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में। उसके बाद यूजिंग अ पेसल एंड अ मोर्टार लेके हम उसको ग्राइंड करेंगे। देन वी विल ऑब्टेन अ थिक स्लरी। हमें एक स्लरी टाइप जो है सब्सटेंस मिलेगा जब हम उसको कम्प्लीटली ग्राइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेसल एंड अ मोर्टार। फिर उसके बाद हम उस स्लरी को स्ट्रेन करेंगे थ्रू चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन की हेल्प से। ठीक है, तो उसके बाद जब हम उसको स्ट्रेन करेंगे तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे। वन इज़ द एसिड सोल्यूबल, जो इस एसिड में सोल्यूबल होगा वो फ्रैक्शन, और जो दूसरा है एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड में सोल्यूबल हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, मतलब वो वहाँ से पास हो जाएगा। उस जो हमने जब उसको फिल्टर किया उस चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन से, तो एसिड में जो सोल्यूबल हो जाएगा ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में, वो पास हो जाएगा थ्रू दैट चीज़ क्लॉथ और कॉटन, तो उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। लेकिन जो चीज़ें उस एसिड में सोल्यूबल नहीं होंगी, जो एसिड इनसोल्यूबल होंगी, वो फिल्टर में पास नहीं होंगी, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे रिटेंटेट। सो वी हैव फिल्ट्रेट विच इज़ द एसिड सोल्यूबल पूल, जो कि ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड जो हमने इनिशियली डाला था उसमें अगर मिक्स हो जाते हैं, उसमें अगर सोल्यूबल हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास फिल्ट्रेट। और अगर वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल जो पूल है, उसको हम बोलेंगे रिटेंटेट। ठीक है, तो वी हैव फिल्ट्रेट एंड वी हैव रिटेंटेट। ये हो गया, इस तरीके से हमें एक फिल्ट्रेट मिल गया और एक रिटेंटेट मिल गया। अब हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स तो जो हमें ये फिल्ट्रेट और रिटेंटेट मिला, ये बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स मिले हैं हमारे पास। तो एसिड सोल्यूबल पूल जो है, या फिर जिसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, जो एसिड सोल्यूबल पूल है या फिर जो फिल्ट्रेट है, उसके अंदर हमें जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स मिले हैं, उनको हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका जो मॉलिकुलर वेट है इट इज़ फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स के बीच में वेरी करेगा, एसिड सोल्यूबल पूल। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को हमने दो बेसिकली क्लासीफाई कर दिया है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो जो है वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन या फिर जो रिटेंटेट है उसको बोलेंगे हम। तो ये एक एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बनाएगा। यहाँ पे जो मॉलिकुलर वेट होगा इट इज़ मोर देन 1000 डाल्टन। माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास बेसिकली जो मोनोमर्स होते हैं वो आएंगे, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास पॉलीमर्स आएंगे, बेसिकली पॉलीमर्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स यहाँ पे हमने स्टार लगाया हुआ है कि लिपिड्स पे क्यों स्टार लगाया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोबारा लिखा हुआ है कि जब हमने उसको जो स्लरी हमने बनाई थी ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ टिश्यू को ग्राइंड करके, तो उसको जब हमने फ़िल्टर किया तो हमारे पास दो फ्रैक्शन मिले। पहला जो फ्रैक्शन है वो एसिड सोल्यूबल पूल है जिसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो कि एसिड के अंदर सोल्यूबल है। सेकेंड फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रिटेंटेट या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द एसिड सोल्यूबल पूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जैसे कि सिंपल शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होंगी एसिड सोल्यूबल पूल में। इनका जो मॉलिकुलर वेट है इट इज़ फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। डाल्टन जो है वो यूनिट है मेजर करने के लिए इनके मॉलिकुलर वेट को, उसके बीच में वेरी करेगा। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यूज़ आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दो चीज़ों से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन जिनमें प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं
biomolecules. So biomolecules, they are divided into micromolecules and macromolecules. Micromolecules, they are small sized, लो मोलिकुलर वेट. इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 18 to 800 डाल्टन होगा और एसिड सॉल्युबल पूल या फिर जो फिल्ट्रेट है उसमें हमें ये मिलेंगे. एग्जाम्पल हो गए गैसेस, वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल शुगर जैसे कि मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं वो. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज साइज होंगे. इनका जो मोलिकुलर वेट है इट विल बी अबव 1000 डाल्टन और एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर जो रिटेंटेट है उसमें हमें ये मिलेंगे. रिटेंटेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स. और लिपिड्स, लिपिड्स को हम डिस्कस करेंगे. लिपिड्स को हम एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते हैं. वो क्यों नहीं कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है बायोमोलिक्यूल्स को, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो हमें 4 टाइप्स के मिल गए हैं. लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हमने देखा कि जो लिपिड्स हैं उनको हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स में पुट किया. मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने देखा कि जो उनका जो मोलिकुलर वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है. ठीक है. लेकिन जो लिपिड्स हैं उनका जो मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन से ऊपर नहीं जाता है. इट डज़ नॉट एक्सीड 800 डाल्टन. और हमने देखा कि जो लिपिड्स हैं वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ रहे हैं. तो वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आ रहे हैं? जब उनका वेट 1000 डाल्टन के पास नहीं है या फिर 1000 डाल्टन के ऊपर नहीं है. और ये भी हमने देखा कि जो हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला है वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं दे आर पॉलीमेरिक, मतलब वो मल्टीपल यूनिट्स से मिलके बने हुए हैं. ठीक है. जैसे कि प्रोटीन्स जो है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड का पॉलीमर है. इसी तरीके से हमने देखा जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है. और फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोमर यूनिट से मिलके बने हुए हैं. लेकिन जो लिपिड्स हैं वो पॉलीमेरिक नहीं होते हैं. तो फिर हम इनको क्यों एसिड जो लिपिड्स हैं फिर वो हमें क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले या फिर जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है उसमें हमें क्यों मिले. जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिपिड्स हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं. हालांकि वो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले हैं लेकिन उनका जो मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है. फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड वो पॉलीमेरिक भी नहीं होते हैं. ठीक है. तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास एसिड इनसॉल्युबल पूल में कैसे आई. तो जो लिपिड्स हैं वो हमें पता है कि स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं. लिपिड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स जो हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. और जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर या फिर जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी जो मेम्ब्रेन है वो भी फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. तो लिपिड्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. उसके अलावा जो लिपिड्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. जितने भी ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. ठीक है. तो जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे थे हमने देखा कि हमने टिश्यू को ग्राइंड किया है तो उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है ग्राइंडिंग के टाइम पे. और ये जो लिपिड्स हैं हमें पता है कि एसिड के अंदर इनसॉल्युबल हैं तो वो वेसिकल्स बना लेते हैं. वेसिकल्स बनाएंगे विच आर वाटर इनसॉल्युबल. तो एक वेसिकल्स की फॉर्म में जो ये लिपिड्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे. ये जो वेसिकल्स हैं दे गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल. तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो ये एसिड इनसॉल्युबल जो पूल है उसमें आ जाएंगी. जो हमारे पास रिटेंटेट है उसमें आ जाएंगी ये जो वेसिकल्स हैं.
हमने देखा था कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंडिंग के बाद ये जो मेम्ब्रेन है वो एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाएगा हमारे पास। एंड फाइनली इट कम्स इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन हम जो लिपिड्स हैं उनको हम प्योरली या फिर हम कह सकते हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्ट्रिक्टली हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जो लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो लिपिड्स हैं वो पॉलीमेरिक नहीं होते हैं। बाकी जितने भी हमें बायोमोलिक्यूल्स मिले हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, दे आर पॉलीमेरिक, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए जो लिपिड्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरी जो चीज़ यहाँ से याद रखनी है वो ये याद रखना है कि एसिड सॉल्युबल पूल में हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल में या फिर जो रिटेंटेट है वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं। एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो एसिड, अब हमने एसिड इनसोल्यूबल पूल को देख लिया कि वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। एसिड जो सोल्यूबल पूल है वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक जो कॉम्पोजिशन है, साइटोप्लाज्म में जो जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो फ्रीली प्रेजेंट है, वो आएंगे हमारे पास एसिड सोल्यूबल पूल में। ये जो टेबल है वो हमें बता रहा है अबाउट द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। तो water it constitutes about 70 to 90% of the total cellular mass। water के बाद हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं, then we have carbohydrates, then lipids, then nucleic acids एंड आयंस। ये हमारे पास बता रहे हैं कि कितना सेलुलर मास जो है वो किसकी फॉर्म में होता है। वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा, एक सेल का अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो वाटर जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है सभी सेल्स का। followed by proteins, then we have nucleic acids, then carbohydrates, lipids and then ions। ions जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब जो आयन्स हैं वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कैसे डिस्कस किया। जब हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनको हम कैसे स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है अबाउट द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स जैसे कि NaCl हो गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है। ये टेबल आपको, ये जो टेबल NCERTs में गिवन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली एग्जाम में। तो ये टेबल्स भी आपको याद रखनी है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज़ के इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं या फिर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लिविंग टिश्यूज़ में। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमने किया था उसको हमने बोला था केमिकल एनालिसिस। जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम उनका पता लगाने के लिए जो एक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। तो हम कैसे करते हैं कि वी विल टेक अ फ्रेश टिश्यू। हमने एक फ्रेश टिश्यू लिया, कोई भी लिवर टिश्यू या फिर वेजिटेबल, उसका हमने वेट किया। उसको जब हम वेट करते हैं तो उस वेट को हम बोलते हैं वेट वेट। द वेट ऑफ अ लिविंग टिश्यू सच एज अ लीफ और अ लिवर टिश्यू। जैसे ही हमने उसको निकाला वैसे ही हमने उसको वे किया, वेइंग मशीन पे हमने उसको मेजर किया कि उसका वेट कितना है, तो उस वेट को हम बोलेंगे वेट वेट। उसके बाद जब हम उस टिश्यू से जितना भी वाटर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। विल ड्राई द लिविंग टिश्यू, ऑल द वाटर इवेपोरेट, जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमें वेट मिलेगा उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। उसके बाद हम उस टिश्यू को बर्न करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारा जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास ऐश बच जाएगा, ऐश। तो इस ऐश में क्या होता है, इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो हमने फ्रेश टिश्यू लिया, उसको ड्राई किया, वाटर को इवेपोरेट किया, आफ्टर दैट विल बर्न इट। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इमिट हो जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट एंड वी विल गेट ऐश। इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट हमने डिस्कस किया था, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, इस तरीके के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एट्सेट्रा। Analysis of compounds gives us an idea of organic and inorganic constituents. तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, अबाउट केमिकल एनालिसिस एंड अबाउट एलिमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट वी कम टू मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो हमने देखा था कि जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, तो मेजर कंपोनेंट होगा ही, उसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉर्मली प्रेजेंट एज असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये असेंशियल होते हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The essential organic compounds are also called as metabolites. उनको हम metabolites भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स विच आर असेंशियल उनको हम मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनके अंदर आएंगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स को हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास एल्केलॉइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स, लैटेक्स एट्सेट्रा। जो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी पॉइजनस, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कभी भी पॉइजनस नहीं होंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपको पूरा का पूरा याद रखना है। इम्पोर्टेंट कि पिगमेंट्स, पहले तो हमें याद रखना कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। पिगमेंट्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, टर्पिनोइड्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। फिर पिगमेंट्स में कौन कौन से हैं? कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन। ये जो पूरा का पूरा टेबल है ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो यूज़फुल होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ड्रग्स, स्पाइसेस, रबर एट्सेट्रा। और कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है। तो ये आपको याद रखना है और ये टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि इस टेबल से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सपोज दे देंगे कि मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन आपको दे देंगे एल्केलॉइड है, पिगमेंट है, टर्पिनॉइड है या फिर एक ड्रग है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, कैसे हमने केमिकल एनालिसिस परफॉर्म किया, कैसे हमने एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So this is a question, which of the following elements is not found in the living organisms? 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन एंड सोडियम। तो आपको देखना है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। आयरन हमें पता है, आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है वहाँ पे आयरन जो है एक मेजर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो इस तरीके से जो आयरन है वो प्रेजेंट होता है। सोडियम आयन्स हमें पता है प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम आयन भी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अभी जब हमने वो टेबल डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने देखा था सिलिकॉन के बारे में कि सिलिकॉन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सिलिकॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड. होमोजेनाइज मीन्स वही कि हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं. बेसिकली होमोजेनाइजेशन का भी यही मतलब होता है, ग्राइंडिंग. So when we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool. acid soluble pool किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, ये मैंने अभी पढ़ाया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी. यहाँ पे हमने केमिकल बात किया है, ना हमने ये मेंशन किया है कि इनऑर्गेनिक, ना हमने ये मेंशन किया है ऑर्गेनिक. तो आपको दोनों को मिला के बताना है कि इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा केमिकल अबंडेंट है. इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस में हम कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स, प्रोटीन्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.